नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे शेयर बाजार। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जापान के येन को लेकर, क्योंकि ये एक वो खबर है जिससे पूरी दुनिया का शेयर बाजार प्रभावित होगा। पूरा दुनिया का हर मार्केट, चाहे वो बिटकॉइन का बाजार हो, चाहे सोना चांदी का बाजार हो, सारा बाजार इससे प्रभावित होने वाली खबर है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जापान में जो है एन कैरी ट्रेड होता है। एन वहाँ की करेंसी है। कैरी ट्रेड ये था कि 30 साल से जापान पे कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहा था, 0% इंटरेस्ट। तो क्या होता था कि लोग वहाँ से पैसे उठाते थे, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करते थे और फिर डॉलर को इन्वेस्ट कर देते थे। या फिर क्या किया आपने, अमेरिका का जापान का येन से अमेरिका का बॉन्ड खरीद लिया और अमेरिका के बॉन्ड से जो भी 3% 4% जो भी ब्याज मिला वो आपका फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से जापान से लोगों ने जमकर पैसे लिए और उसको दुनिया के तमाम बॉन्ड पे जो है, चाहे अमेरिका का बॉन्ड हो, चाहे जो है यूरोप का बॉन्ड रहा हो, और हर जगह के बॉन्ड पे पैसे इन्वेस्ट हुआ। तो चूंकि जापान पे इंटरेस्ट रेट था नहीं, तो वहाँ का पैसा क्या करेगा, 0% बैंक में पड़ा पड़ा 0% रहता था। तो वो पैसे निकल कर लगने लगे दुनिया के तमाम बॉन्ड और दुनिया के तमाम शेयर बाजार और इन जगहों पे लगने लगे। 30 साल तक वो चलता रहा। उसके बाद से, और वहाँ इन्फ्लेशन था नहीं, वहाँ डिफ्लेशन था। कि जो है डिफ्लेशन मतलब महंगाई थी ही नहीं, क्योंकि लोग सामान खरीद नहीं रहे थे। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे जो कोविड के बाद से जो है थोड़ा सा धड़कन हुआ, और जो रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई 2022 के बाद से फिर वहाँ पे जो है थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन जो है अब 3% पे चला गया। तो जापान पे महंगाई आ गई। नंबर एक, जापान का जो कर्ज है और जो जीडीपी का जो रेशियो है वो 260% का है, 260% का है, जबकि अमेरिका का 132 का है। बहुत ज़्यादा है ये। अगर आप देखें जो डेवलप्ड कंट्री वाले, इसमें तो सबसे ज़्यादा जापान का है। अब जो जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है, और चूंकि उसमें ब्याज दर बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, तो उसके लिए वो ज़बरदस्त स्कीम लेकर आ रही है, स्टिमुलस पैकेज लेकर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जमकर खर्च किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट लाया गया है उसमें वो जो है 25 लाख करोड़ येन का, तब अपना समझ लीजिए कि लगभग 12.5 लाख 13 लाख करोड़ रुपया के बराबर का वो एक जो है इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। अब खबर ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब ये खबर ये है कि उसके बाद वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। पहले 0.25 हुआ, फिर 0.50 हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो है इंटरेस्ट रेट दिसंबर में 0.75% कर दिया जाएगा, और जो बॉन्ड यील्ड है उसका 10 साल का, वो बढ़ते हुए चला गया है 1.788% पे। तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ने लगा। तो अब ये हो गया कि चूंकि जापान पहले आपको कोई पैसे देता नहीं था, अब जो है उसका जो बॉन्ड है वो 2% के आसपास दे रहा है। देखिए, बाहर के देशों में 2% 1% बहुत मैटर कर जाता है, जो है अपने यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी कंट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है। और अमेरिका का जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड जो भाग रहा है वो उसके लिए चिंता का विषय हो गया, जो है जो 4% से ऊपर 5% से ऊपर चला गया उसमें। तो ये हो गया कि जापान जो है अब लोगों को, जो अगर आप पैसा जापान में रखते हैं तो 2% के आसपास आपको मिल जाएगा, 1.788%। तो ये जो दुनिया के जो तमाम पैसे जो घूम रहे थे इधर उधर की कंट्री पे, वो पैसे जापान के बॉन्ड पे आ सकता है। दूसरा, जो जापान का खुद का जो पैसा गया हुआ है वो लौट कर, चूंकि उसको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा था, अब अपने ही कंट्री से मिलने लगेगा, तो वो पैसे लौट कर आएगा। तो ऐसे जो पैसे हैं वो है जापान का पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है वो 270 लाख करोड़ का है, मतलब 270 लाख करोड़ रुपये। तो जो जापान का पैसा जो पूरी दुनिया के बाजार में लगा हुआ है, दुनिया के बॉन्ड बाजार पे लगा हुआ है, वो पैसे लौटने का अब चांस बढ़ गया, क्योंकि उसको खुद जापान में जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा जाएगा 1.788% के आसपास, और वो बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है। चूँकि दिसंबर में ये बताया जा रहा है कि और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 0.75% कर दिया जाएगा। तो बट नेचुरल सी बात है कि बॉन्ड में और ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने लगेंगे। तो जापान ने जो है 2,70,000 लाख करोड़ रुपये जो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से बहुत सारा पैसा आने लगेगा अब, और वो आना शुरू भी हो गया है। और उसके साथ साथ
अमेरिका में जो पहले क्या था कि पहले चाइना सबसे ज़्यादा अमेरिका का बॉन्ड खरीदा हुआ था। बॉन्ड मतलब अमेरिका ने अपना कर्ज लिया था, एक तरीके से सिक्योरिटी जो है प्रॉमिस नोट देकर उससे कर्ज लिया था। तो वो सबसे पहले चाइना के पास था, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का था, जो कि फिर जो है उसके बाद से वो बेचता चला गया और कम करते करते 770 के आसपास जो है बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो लगभग उसने ऑलमोस्ट वहाँ से आधे के आसपास कर दिया है, मतलब 45% के आसपास अब देखें तो शायद उसने कम कर दिया है। और अब जापान का जो है वो नंबर 1 पे है, और जापान का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उस समय लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब आप अगर इंडियन करेंसी में कहें तो 1,10,000 लाख करोड़ के आसपास है, और टोटल लगाया हुआ है 2,70 लाख करोड़ पूरे वर्ल्ड में। यानी अमेरिका में जो है 1.10 है और बाकी जगह 2.70 है, तो 1.60 जो है बाकी कंट्री पर लगा हुआ है। तो वो पैसे निकलेंगे, तो वो जो पैसे निकलेंगे वो शेयर बाजार से निकलेगा, वो जो है बिटकॉइन से निकलेगा, वो तमाम चीज़ों से निकलेगा। और ऐसे में क्या होगा कि बाकी जगह जो है शेयर बाजार और इसमें भूचाल आएगा। जैसे अमेरिका के ही बाजार देखिए, सब जो है 3-3.5% एक महीने में जो है गिरा ही हुआ है। आप जो है कल की तेज़ी को छोड़ दीजिए, अगर आप ओवरऑल देखें, क्योंकि वो पैसा धीरे 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 जापान जाने लगा है। तो ये दुनिया में एक नया चिंता होने लगा है कि जापान जिस तरीके से मजबूत हुआ और एन कैरी ट्रेड जो चल रहा था उस पर जो डिस्रप्शन होगा और जो पूरे दुनिया में एक सिस्टम बन पड़ा था उस पर जो आघात होगा, तो उससे जो बाकी जो मार्केट है उसमें हिलेगा। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर मजबूत दिखेगा, और तो इसका असर जो है अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा जो पैसा है वो अमेरिका में लगा हुआ है, जापान का। अब वहाँ पे 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। तो ये पैसा अगर निकलेगा जापान का, तो वो अमेरिका के लिए महंगा पड़ेगा, जो है नंबर 1। क्योंकि अगर अमेरिका के इकॉनमी कंडीशन को देखें कि मुद्रा करेंसी वहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत ज़बरदस्त दबाव में चल रहा है, तो जो इकॉनमी जो कोई हिलती है तो उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। ये पूरा शुरुआत से देखा गया है, रोम से लेकर, वाइमर से लेकर, जिम्बाब्वे से लेकर, वेनेजुएला से लेकर, तमाम जगहों से लेकर जो 5 पॉइंट्स हैं कि 5 पड़ाव होता है कि आपकी इकॉनमी हिल रही है या नहीं हिल रही है। तो 5 पड़ाव में पहला होता है कि कर्ज का बढ़ना। तो कर्ज अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया, ठीक है। जापान में भी देखिए बढ़ गया, तो 30 साल लग गए उसको निकलने में वहाँ से, जो है। नहीं तो जापान आज जो है बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी हो गया होता अगर वो चीज़ें नहीं होती तो पहला पॉइंट है कर्ज का बढ़ना, जो अमेरिका में पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। 130% जो है वो जीडीपी का है। और कर्ज भरने के लिए पैसा छापना, तो पैसे तो अमेरिका छापता रहा है। 2008 में छापा, 2020 में छापा, और अभी जो कंडीशन बन रहा है कि जिस तरीके से हमने खबर बताई थी कि फेड का जो एक्टिविटीज़ दिखा जा रहा है उससे ये लग रहा है कि वो नया नोट छापने वाला है, ठीक। तो पैसा छापना ये कंडीशन भी अमेरिका कर रहा है, हालांकि पूरी तेज़ी से नहीं कर रहा है लेकिन करने लगा है। तीसरा जो है इन्फ्लेशन तेज होना, तो वहाँ इन्फ्लेशन तेज हो चुका है अमेरिका में, जो है। नहीं तो अमेरिका के इन्फ्लेशन जो है 2% से नीचे रखने की बात है और 3% के आसपास है, तो इन्फ्लेशन तेज हो चुका है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे अमेरिका अभी इस स्टेज के आसपास, हालांकि अगर पहला वाला पॉइंट तो उसका क्लियर है, दूसरा में चल रहा है एक्टिविटीज़, तीसरे में चल रहा है महंगाई भी बढ़ रहा है, और जो चौथा पॉइंट है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ भी एक्टिविटी चल रही है कि लोगों को डॉलर से कॉन्फिडेंस हिल रहा है। क्योंकि डॉलर जो है पहले कभी 75% वेटेज रखता था पूरे वर्ल्ड के इकॉनमी में, जो चलता था उसका करेंसी का दबदबा, अब जो है वो 56% के आसपास आ गया है। तो 19% का ड्रॉप हुआ है। ये पिछले कई सालों में हुआ है, ये नहीं कि एक साल में हुआ है, जो है 20-25 सालों में जो हुआ है। तो ये जो हुआ है, तो यानी वहाँ कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जिम्बाब्वे हो जाएगा या अमेरिका वेनेजुएला हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का इकॉनमी हिला हुआ है और जापान का ये धक्का उसको और धक्का देगा, तो उसके शेयर बाज़ार में थोड़ी दिक्कत होगी, और उसके शेयर बाज़ार में दिक्कत होती है तो सोना चांदी सब जो है ठीक रहता है। ये चीज़ देखा गया है। और ये जो 5 पॉइंट्स है, इसमें ये होता है कि वक्त बदल सकता है, ट्रिगर बदल सकता है, अलग अलग ट्रिगर हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम है। जो जब भी किसी का एक इकॉनमी गड़बड़ाया है या उसके करेंसी का वैल्यू गिरा है, तो इसमें ये 5 पॉइंट देखे गए हैं, और इसी 5 पॉइंट के आसपास में से एक में तो कम्प्लीटली पा चुका है और 3 पे उसका एक्टिविटी चल रहा है,
और उसके वजह कर आखिरी होता है कि इकॉनमी का कोलैप्स कर जाना, जो अभी दूर है, लेकिन और जापान का ये झटका जो है उसके लिए भारी पड़ेगा। तो ऐसे में जो सेफ करेंसी होता है गोल्ड सिल्वर, उसके तरफ लोगों का रुझान भागेगा, नंबर एक। दूसरी बात कि हम आज देने वाले थे आपको कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के रेशियोज के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, लेकिन वो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो उसको दिखाएंगे कल। चूँकि ये जापान वाला डेवलपमेंट हो गया रात को, तो ये खबर देनी जरूरी थी, नहीं तो ये खबर कल हो जाती पुरानी। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें कि हमारा शेयर बाज़ार में 108 पॉइंट की गिरावट देखी गई, जो है 25,959 पे पहुंच गया, 25,959 पे पहुंचा, 0.42% की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स जो है 84,900 पे पहुंचा है, 331 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। परसेंटेज में देखें तो 0.39%। मिड कैप में 0.32% की गिरावट रही, स्मॉल कैप में 0.66% की गिरावट रही, पीएसयू में जो है 0.98% की गिरावट रही। एफआईज की बिकवाली कल तेज रही है, 4,171 करोड़ का शेयर बेचा है। एफआईज पे अब नज़र रहेगी, क्योंकि जापान यन ट्रेड में जो है ये लोग भी बहुत करते हैं, वहाँ से पैसे उठाकर जो है बाकी इमर्जिंग मार्केट के शेयर बाजार में लगाते हैं। तो वो हालांकि यहाँ तो बेच ही रहे हैं, बेचने का काम तो इनका बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी इस पर नज़र रहेगी कि एफआईज का रुख क्या रहता है। तो एफआईज का जो है अब और नेगेटिव रुख होता है, तो उससे हमारे बाजार पर असर पड़ेगा, बट नेचुरल सी बात है। और एज इट इज चल रहा है, चूँकि बहुत दिन से बेच रहे हैं वो। अगर जो है वो जापान एन वाला मेरे पास फिगर नहीं है कि कितना माल लगाया हुआ है उसने यहाँ पे, लेकिन जो भी है वो जो जापान वाले एन के रिट्रेड वाली जो बात करे थे उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। अब उस पर हम लोग भी देखना चाहेंगे कि क्या असर रहेगा। दूसरा, डीआईज जो है वो ज़बरदस्त खरीदारी किया, 4,512 करोड़ का शेयर खरीदा है। और अगर हम देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, तो 25,850 जो है वो पहला सपोर्ट दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो है 25,700 दिख रहा है। और ऊपर का अगर देखें तो 26,100 जो है एक दूसरा जो है रेजिस्टेंस है, और उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है वो 26,250 पे है। लॉन्ग बियरिश कैंडल दिख रहा है इस समय। आरएसआई जो है डिक्लाइन में है, 57.38 पे पहुंच गया है, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर दिख रहा है उसमें। और जो है एमएससीडी का जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर है, लेकिन डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक प्रतीत हो रहा है। और एक ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है, वो काफ़ी पॉजिटिव बातचीत रही है, क्योंकि उनकी बातचीत का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में इसमें ट्रंप ने ये कहा है कि अप्रैल में वो जा रहे हैं चाइना, उसके बाद से वहाँ से मुलाकात के बाद फिर चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे अमेरिका। और साथ में चाइना की तरफ से इनको कहा गया है कि ताइवान जो है वो चाइना को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि ताइवान को लेकर जापान का रुख जो है वो कड़ा हो गया है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो इसके लेकर क्लियर कर दिया है। और ताइवान जो है एक बड़ा कंसर्न है, जैसी कि रिपोर्ट आ रही थी कि 2027 में जो है चाइना जो है वो ताइवान को अपने में मिलाने की पूरी उसकी योजना है, चाहे वो प्रेम से मिले चाहे लड़ाई से मिले, तो वो उसकी योजना है। इस पर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके थे, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बाकी जो है धर्मेंद्र जी पे एक जो है छोटा सा उनके लिए जो है श्रद्धांजलि, कि धर्मेंद्र जी 89 इयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। मेरे बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेट एक्टर थे जो है, उनसे मैंने, चूँकि मीडिया में वो लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए भी आते हैं, तमाम चीज़ों के लिए, तो उनसे मेरे को कम से कम 5 से 6 दफ़े मुलाकात हुई थी। लेकिन मेरी जो पहली बार जो मैंने उनको देखा था वो 1976 में देखा था, जब हम छोटे से बच्चे थे। और फॉरेस्टगंज जो है एक इलाका है नेपाल से जस्ट बगल में, बिहार का इलाका है, वहाँ के स्कूल में जो है हम लोग पढ़ते थे। और उसी स्कूल से, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, ली एकेडमी जो है फॉरेस्टगंज, तो उस स्कूल से जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी, जो फेमस राइटर, मतलब अगर आप कहें कि उनकी जो किताब है जो मैला आंचल, ये किताब जो है अगर आप कहें तो गोदान के बाद जो प्रेमचंद जी ने जो लिखा उसके बाद से जो है सबसे बेहतरीन किताब इनको माना जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु जी की जो लेखनी थी वो प्रेमचंद से भी ऊपर की लेखनी थी, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और उस प्रेमचंद जी के इस किताब पे एक डॉक्टर बाबू का जिक्र है, डॉक्टर अलख निरंजन, जो है उसका उनका पोता भी मेरे साथ जो है बैचमेट था, जो है अभी डॉक्टर ही है वो फॉरेस्टगंज में। तो उस डॉक्टर साहब की कहानी पे एक फिल्म बन रही थी डॉक्टर बाबू, जिसमें धर्मेंद्र जी आए थे 76 में। तो स्कूल से छुट्टी दे दी गई कि जाइए देखने के लिए धर्मेंद्र जी को। तो देखा हम लोगों ने, तो बिल्कुल उस समय काफ़ी यंग थे
उस समय तो आज से 50 साल पहले की बात है, तो 38 साल के रहे होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई देवता सामने खड़ा है, इस तरह से मतलब बिल्कुल गोरा टक और ये। उसके बाद से धर्मेंद्र जी से कई मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात जो है उनसे मेरी शायद 2015 या 16 के आसपास हुई थी, और जो है मतलब अच्छी तरीके से जान भी गए थे एक दूसरे को। बल्कि उसमें एक वाक़या भी उनको हमने सुनाया कि हमारे जो है तभी स्टार न्यूज़ में जो है वो धर्मेंद्र नाम के हैं शख्स थे, वो इनपुट में थे। तो देवानंद जी का निधन हो गया था 2011 में, और हेमा मालिनी फ़ोन नहीं जो है फ़ोनो हम लोग करवाते थे कि भाई बड़े बड़े स्टार का फ़ोनो करवाओ इन पे, तो हेमा मालिनी जी जो है वो फ़ोनो देती नहीं थी। तो हमने फिर धर्मेंद्र का इस्तेमाल करके धर्मेंद्र को बोला कि तुम फ़ोन करो, बोलो कि मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, तो हेमा आ जाएंगी फ़ोन पे। तो उसके बाद धर्मेंद्र ने फ़ोन किया, उसके स्टाफ ने उठाया, तो बोला कौन बोल रहे हैं? बोला धर्मेंद्र, हेमा जी से बात करनी है। तो हेमा जी दौड़ी आ गई, तो उसने बोला कि देवानंद जी का निधन हो गया, उस पर एक फ़ोन दे दिए। तो हेमा जी बहुत शॉर्ट टेम्पर की हैं, तो बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हो गई और डांटने लगी उसको, धर्मेंद्र को, मतलब गाली भी दे दी। उसके बाद से फिर ये वाक़या हमने धर्मेंद्र जी को सुनाया कि देखिए ऐसा हो गया, तो जमकर हंसने लगे। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, कई स्टारों से हम लोगों ने मिला है, लेकिन जो जिंदा दिल धर्मेंद्र जी में था, जो जिंदा दिल ऋषि कपूर में था, और जो जिंदा दिल देवानंद में था, ऐसा किसी स्टार में नहीं है, किसी स्टार में नहीं। गजब जिंदा दिली आदमी, और एकदम डाउन टू अर्थ, और बहुत अच्छे कंधे पे हाथ रख कर लोगों से बात करते थे। तो उनके लिए जो है एक भावभीनी श्रद्धांजलि, काफ़ी ज़बरदस्त योगदान रहा उनका फिल्मों में जो है। फिर मिलते हैं कल किसी नई खबर के साथ।